हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का जो चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसे अपन ने जो अध्ययन किया था वो पाचन कार्य की था, यानी कि जो भोजन का पाचन था उसके बारे में अध्ययन किया। पाचन के अंदर कौन कौन से अंगों की भूमिकाएं थी उसके बारे में अध्ययन किया। आज अपना जो नया चैप्टर है रक्त परिसंचरण कार्य की, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो रक्त का परिसंचरण है वो किस तरह से होता है और इसके अंदर कौन कौन से अंग हैं जो रक्त परिसंचरण में सहायता करते हैं। तो आज अपन रक्त परिसंचरण के बारे में देखेंगे, रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रक्त परिसंचरण कार्य की रक्त परिसंचरण कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि अपने शरीर के अंदर रक्त का सर्कुलेशन किस तरह से होता है उस पूरे सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन कंटिन्यू एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपके हैं जो रक्त का संगठन कैसा है उस संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में रुधिर उत्पत्ति, रुधिर उत्पन्न कैसे होता है शरीर के अंदर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा रुधिर का वर्ग, यानी ब्लड ग्रुप, अपने शरीर के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे आएगा रुधिर का स्कंदन, यानी अपने शरीर के अंदर जो ब्लड स्कंदन किस तरह से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर रक्त परिसंचरण के अंग आएंगे आगे, उन अंगों के बारे में बात करेंगे अपन अलग अलग। जैसे अपना हृदय है, हृदय के अंदर अपने बात करें मानव की तो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है, दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। वो कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हृदय को धड़कने के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पूरा हार्ट का अपन ये बात करें तो पूरा अध्ययन करेंगे। हृदय की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, हृदय की ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपना ईटीसी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपने हृदय की धड़कन को मापने का एक यंत्र होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर यहाँ पे अपना देखेंगे शरीर का ताप नियमन, यानी शरीर का जो टेम्परेचर है उसका नियमन रक्त के द्वारा कैसे होता है। तो ये 7-8 पॉइंट है, अपन अलग अलग एक एक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आज अपन बात करेंगे रक्त का संगठन और रक्त की संरचना। रक्त का संगठन और इसकी संरचना, ये अपना पहला पॉइंट है, ठीक है, कि रक्त के अंदर क्या क्या तो मिला हुआ है और कैसी इसकी संरचना है। बात करें सबसे पहले आपके यहाँ पे ब्लड की, रक्त या ब्लड, तो ये आपको पता है कि एक लाल रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा है, लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है, लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। आपको पता हो तो रक्त भी एक क्या है, उत्तक है, टिश्यू है। कैसा है, तरल संयोजी है, ठीक है, और इसका कलर कैसा है, लाल कलर है, ठीक है। बात करें इस रक्त की तो ये आपको पता है वाहिनियों के अंदर और हृदय के अंदर और शिराओं के अंदर दौड़ता है, सर्कुलेशन होता है। फेफड़ों के अंदर भी ये पंपिंग होता है, हृदय के अंदर जाके पंप होता है और वहाँ पे क्या होता है, रक्त अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त में बदलता है, वापस ये शरीर के अंदर सर्कुलेशन करता है, वापस अशुद्ध होता है वापस शुद्ध होता है, यानी सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे अपन घर से निकले, कॉलेज आए, कॉलेज आके अध्ययन किया, कॉलेज से वापस घर,
घर गए, शाम को घर रुके, खाना पीना किया, पढ़े, मॉर्निंग में उठ के वापस कॉलेज। ये क्या है? सर्कुलेशन। क्या है? सर्कुलेशन है। एक ही पथ पर बार बार घूमना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। तो रक्त भी और कहीं नहीं जाता, अपने शरीर के अंदर ही बार बार क्या करता है? घूमने का कार्य करता है। पहले शुद्ध होता है सर्कुलेशन करके, ये अंगों के अंदर घूमने के बाद में अशुद्ध होता है, तो वापस आके शुद्ध रक्त में बदल के वापस घूमता है और वापस अशुद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये रक्त सर्कुलेशन है, अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। ये शरीर की धमनियों और शिराओं के अंदर बहता है। ये हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। पंप किसके द्वारा किया जाता है? हार्ट के द्वारा। अपना हार्ट है वो क्या करता है? इसको पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, तो रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। और ये अपने शरीर के भार का, किसका? शरीर के भार का संपूर्ण शरीर में 7 से 8%। कितना? 7 से 8%। 7 से 8% को, या इसे कह दो आप 1/13 भाग, यानी टोटल अपने शरीर में 13 भाग हो तो 13 में से 1 भाग किसका होगा? रक्त का होगा। ये किसका होगा? शरीर के भार का होगा। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जो रक्त है अपने संपूर्ण शरीर में औसत भार का 7 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7 से 8% पाया जाता है। और अपने शरीर में लगभग मैं आपको बताऊं 5 से 5.5 लीटर औसतन, कितना? 5 से 5.5 लीटर औसतन रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में कितने लीटर रक्त पाया, वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 5.5 लीटर तक अपने शरीर में रक्त पाया जाता है। तो ये बात हुई इसके नॉर्मल की। ये रक्त कैसा है? लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है जो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? हृदय के द्वारा। और यह शरीर का औसतन 7 से 8% भाग या 1/13 भाग पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में लगभग औसतन 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, ये तो आपके थी सामान्य रक्त की बात। अब बात करें इससे आगे, तो आगे आएगी आपके रक्त की संरचना। क्या आएगी? रक्त की संरचना, स्ट्रक्चर। रक्त की संरचना की बात करें, संरचना के लिए मैं एक आपके लिए यहाँ पे इमेज लेके आया हूं। इसमें बताया गया है प्लाज्मा। क्या बताया गया है? प्लाज्मा। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, फिर रेड ब्लड सेल। तो इन तीनों को एक साथ रखा गया और प्लाज्मा को इधर एक तरफ रखा गया। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे प्लाज्मा की और रक्त कणिकाओं की। किसकी? रक्त कणिकाएं। ये तीनों रक्त कणिकाएं कहलाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त की जो उत्पत्ति होती है, रक्त उत्पन्न कहां से होता है? तो मेसोडर्म कोशिकाओं से। कहां से? मेसोडर्म सेल्स से। मैंने आपको पहले बताया था कि अपना शरीर 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो आपका रक्त किससे निर्मित होता है? मेसोडर्म स्तर से। तो रक्त का निर्माण मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। और रक्त में मुख्य रूप से 2 आप कह सकते हो अणु पाए जाते हैं, या 2 तत्व पाए जाते हैं, या इसके 2 भाग होते हैं। आप कह दो स्पष्ट कि रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है प्लाज्मा और एक भाग होता है आपके रक्त कणिकाएं। क्या होता है? रक्त कणिकाएं। यहां पे मैं आपको बात बताऊं, आपका जो प्लाज्मा होता है, वो लगभग 55 से 60% के आसपास होता है। कितना होता है? 55 से 60% तक। ठीक है, और पीछे बसी जो 40 से 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं। कितने प्रतिशत होती हैं? 40 से 45%। ये इसका क्राइटेरिया है, फिक्स दिया हुआ नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 52 से 62, कोई बात नहीं, लगभग आपको याद रखना है कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, 60%। अपने रक्त के अंदर रक्त का कुल 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और पीछे बसा 40% क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ये आपके रक्त के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 2। एक तो आपका हो जाएगा प्लाज्मा और एक आपका हो जाएगा रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा, रक्त कणिकाएं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका प्लाज्मा, एक हो जाएगा रक्त कणिकाएं। ये है संरचना के अंदर, और आपको पता है रक्त की उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म कोशिकाओं से होती है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, और यहाँ पे ये कोशिकाएं दी हुई हैं, ये प्लेटलेट्स दिए हुए वो अलग सिंबल में दर्शाए गए हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल है आपके अलग सिंबल में दर्शाई गई है। ठीक है, WBC है, WBC का अलग सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, RBC की, रक्त कोशिकाओं के अंदर, कणिकाओं के अंदर। ठीक है, छोड़ो इसको, अपन बात कर रहे थे प्लाज्मा के ऊपर। किसके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर। ये आपका पहला भाग है रक्त का, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा है, ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। यहाँ पे देखो हल्का पीला रंग इसका दिखाया गया, तो ये है आपके हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, क्षारीय। मैंने आपको बताया कि जो अपना रक्त है वो किस तरह का द्रव है, क्षारीय द्रव है, तो ये भी कैसा होगा, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। हल्के पीले रंग का जो क्षारीय द्रव होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा मैंने आपको बताया कुल रक्त का लगभग आपके कितना, 55 से 60%, या कहीं कहीं सीधा 60% ही लिखा हुआ आता है कुल रक्त का। ठीक है, 55 से 60% किसका, कुल रक्त का। जैसे मैं आपको बात बताऊं, अपने शरीर में 1 लीटर रक्त है। कितने लीटर है, 1 लीटर रक्त है। 1 लीटर मतलब मैं बोल सकता हूं 1000 ml। कितने ml, 1000 ml। ठीक है, अब 1000 ml में से 60% क्या है, आपके प्लाज्मा है। कितने प्रतिशत, 60%। तो 1000 का 60% आपके हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। ये 600 ml इसमें से आपके क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। और 400 ml पीछे क्या हो जाएगी, लाल रक्त केवल नहीं, रक्त कणिका, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों आ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके कितने प्रतिशत होता है, 55 से 60%। ये कोई नोट करने के लायक नहीं, बताया आपको एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 55 से 60% कुल रक्त का भाग होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर आपके किसमें, प्लाज्मा के अंदर 90%, प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है। क्या होता है, 90% तो होता है जल। 10% होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक रसायन। 10% क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अणु कहो या रसायन कहो, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसमें 90% तो क्या होता है, जल होता है, जिसका कोई कह सकते हो आप रंग नहीं होता है। बाकी हल्का पीला रंग होता है, वो किस कारण होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें इसकी, तो प्लाज्मा को जीवन सरिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन सरिता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और उनका कोई रासायनिक संगठन है वो फिक्स नहीं होता है कि कौन कौन से होते हैं। इसमें आपके सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम,
ये पदार्थ है जो आपके इस रक्त के अंदर, रक्त के प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लवण पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें इसके संगठन की, किसके? प्लाज्मा के संगठन की, तो इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। प्लाज्मा का संगठन आप लिख लो, ठीक है, हेडिंग लगा लो, प्लाज्मा का संगठन। अब प्लाज्मा के संगठन के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? इसमें लगभग 7 से 8%। कितने? 7 से 8% प्रोटीन होते हैं। अब मैंने बताया 90% तो होता है जल, और 7 से 8% हो गए प्रोटीन, तो पीछे जो बसे हुए हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन की बात करें, इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? इसमें कई कोलाइड पाए जाते हैं। ठीक है, एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन है। आपके रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रोनोजन प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन जो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है, फाइब्रोनोजन है। प्रोथ्रोम्बोन है, प्रोथ्रोम्बोन है। ये है आपके प्रोटीन, किसमें पाए जाते हैं? रक्त में। रक्त के अंदर भी किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके एक ग्लूबोमिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लूबोमिन प्रोटीन। तो ये 3-4 प्रोटीन आपके प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बोन, ग्लूबोमिन, ये प्रोटीन आपके किस में पाए जाते हैं? रक्त के अंदर पाए जाते हैं। रक्त में इनका काम क्या है? जैसे आपके प्रोथ्रोम्बोन है, ये तो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। ये दोनों आपके क्या करेंगे? रक्त का थक्का बनाने का काम करेंगे। ठीक है, और आपके एल्बुमिन जो प्रोटीन है, एल्बुमिन और ग्लूबोमिन, ये प्रोटीन है आपके रक्त की जो सांद्रता है, रक्त की जो क्या है? सांद्रता है, उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? रक्त की सांद्रता बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो ये इनके प्रोटीन के कार्य होते हैं। ये प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब प्रोटीन के बाद में बात करें, इसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नॉन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजनी पदार्थ। आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ कौन से? प्रोटीन तो आपके ये हो गए, जैसे एल्बुमिन है, फाइब्रोनोजन है, प्रोथ्रोम्बोन है, ग्लूबोमिन है। ये तो आपके क्या है? प्रोटीन है। और इन प्रोटीनों का कार्य क्या है कि ये जो कुछ तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करेंगे। 1-2 प्रोटीन है जो आपके रक्त की सांद्रता को बनाए रखने का कार्य करेंगे। अब इसमें आपके जैसे यूरिक अम्ल है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये इसमें आ जाएंगे। इसमें आपके यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसमें आपके नाइट्रोजन है, अमोनिया है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये किस में आते हैं? आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, अमोनिया है। एक आपके इसमें वर्णक पाया जाता है जेंथोफिल नाम का। कौन सा वर्णक? जेंथोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, जेंथोफिल। तो ये सब कैसे हो गए? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ। आदि वर्णक भी उपस्थित होते हैं। ये किसमें होते हैं? प्लाज्मा में आदि वर्णक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोटीन हो गया, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हो गए। अब बात करें आगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है, जैसे इसमें ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज व गैलेक्टोज के अणु। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणु ये किस में पाए जाते हैं? ये भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में बात करें इसमें और क्या पाया जाता है, तो कुछ आपके जैसे कोलेस्ट्रॉल है वगैरह है, ये भी इसमें पाए जाते हैं। फिर बात करें एंजाइमों की, किसकी? एंजाइमों की, तो लाइपेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज है, एमाइलेज है, प्रोटीएज है। ये एंजाइम किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइमों के बाद में आते हैं वर्णक। क्या आते हैं? वर्णक। रक्त के अंदर जैसे कुछ वर्णक पाए जाते हैं, तो एक दो वर्णक हैं जो इस प्लाज्मा के अंदर भी पाए जाते हैं। बिलीरुबिन है। कौन सा है? बिलीरुबिन। मैंने पीछे की क्लास में आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में बताया था। बिलीरुबिन है, ठीक है, बिलीरुबिन वर्णक है। और कैरोटीन वर्णक है, और ज़ेनथोफिल वर्णक है। ये वर्णक किस में पाए जाते हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। कुछ गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे CO2 है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाई कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है। ये गैसें किस में पाई जाती हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल ही कम मात्रा में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 90% जल पाया जाता है, 10% अकार्बनिक और कार्बनिक रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। 10 में से 7 से 8% तो केवल प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। पीछे बसे 2% भाग, तो 2% भाग में आपके शेष मैंने जो लिखवाए वो सभी किस में आ जाएंगे? 2% भाग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें रक्त सीरम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त सीरम। रक्त सीरम किसे कहते हैं? अपना रक्त थोड़ा सा गड्ढा होता है। कैसा होता है? गड्ढा होता है। किसके कारण होता है? इसमें फाइब्रोजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रोजन प्रोटीन। यदि इसमें से फाइब्रोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, फाइब्रोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, तो पीछे रक्त सीरम बचता है। क्या बचता है? रक्त सीरम। और इसी रक्त सीरम के आधार पे अपने जो ब्लड ग्रुप है उनको चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है? ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। तो आप यहाँ पे पीछे एक लाइन और जोड़ दो कि रक्त सीरम, क्या? रक्त सीरम लिखो। इसमें से फाइब्रोजन हटाने के बाद में पीछे जो बसा भाग होता है वो रक्त सीरम होता है, और इसकी सहायता से ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, या ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त सिरप के द्वारा। और रक्त सिरप में क्या हटाया जाता है? रक्त सीरम में क्या हटाया जाता है? फाइब्रोजन। क्या हटाया जाता है? फाइब्रोजन हटाया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपके प्लाज्मा के बारे में मुख्य मुख्य बातें। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अपन ने रक्त के कितने भाग किए थे? 2 भाग किए थे। कितने भाग किए थे? 2 भाग। एक तो था आपका प्लाज्मा, और एक रक्त कणिकाएं। क्या था? रक्त कणिकाएं। तो आज अपने प्लाज्मा के बारे में पूरा अध्ययन किया। किसके बारे में अध्ययन किया? प्लाज्मा के बारे में पूरा अध्ययन किया कि प्लाज्मा की संरचना कैसी है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। अगली क्लास में अपन क्या देखेंगे? रक्त कणिकाएं। क्या देखेंगे? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ठीक है। इन तीनों को, यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इन तीनों साइटों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। आपकी क्लासें अप टू डेट आपको ऐप पे उपलब्ध हो रही हैं, साथ साथ में कुछ क्लासें यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको पूरी क्लासें नहीं मिल पाएगी। पूरी क्लासें देखने के लिए आप जुड़े रहिए अपने ऐप के साथ में, ठीक है। और रेगुलर क्लासेज
की बात करें तो रेगुलर क्लासेज जैसे हम यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासें अपलोड कर रहे हैं वैसे रेगुलर क्लासें कॉलेज के अंदर चल रही हैं। यदि कोई स्टूडेंट इच्छुक हैं तो वो आके अपनी रेगुलर क्लासें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासें ऐप पर उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है। धन्यवाद।